चलिए, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। पिछली बार हम लोगों ने बायबैक में पढ़ा था 3 टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट, आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट और डेब्ट इक्विटी टेस्ट। आज उसी सीरीज में जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है जिसको सॉल्व करने में हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, उसको हम लोग कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। जिसमें आज टॉपिक क्या है? सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। अब सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन में क्या है, दिक्कत कहाँ आता है कि कितना इनकम डिफर करना है, ठीक है, और कितना अभी के अभी पीएल में चला जाएगा। जैसा नाम है सेल एंड लीजबैक, मतलब हुआ क्या? मान लेते हैं मिस्टर ए था। मिस्टर ए के पास कोई एसेट था, तो मिस्टर ए ने पहले एसेट को बेच दिया। किसको बेच दिया? मिस्टर बी को। और फिर मिस्टर बी से लीज पे ले लिया। क्या समझे? फर्स्ट सेल एंड देन लीज। तो हम लोग इस वाले के बारे में तो हम लोग जानते हैं, जो भी एएस करता है उसके हिसाब से रिकॉर्डिंग होता है। दिक्कत यहाँ पर है, ये सेल ट्रांजेक्शन के साथ एएस ने कुछ कह रखा है। और मैं हमेशा कहता हूँ, आप जो चीज सोचते हैं अकाउंटिंग ऐसे होनी चाहिए वैसे होनी चाहिए, एकदम सही सोचते हैं। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कुछ कह रखा है तो हम उसी की बातों को मानेंगे, ठीक है। क्योंकि अकाउंट्स का माँ बाप कौन है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जब तक ये नहीं थे तब तक लोग अलग अलग तरीके से रिकॉर्डिंग करते थे। और उन्होंने कुछ कह दिया तो कह दिया, उसे फॉलो करना है हमें, क्या कर सकते हैं। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये काफी इजी क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आपके आए। कुछ नहीं करना है, अभी जो बताऊंगा बस उस चीज को समझ लिया। एग्जाम में बहुत ही इजी होता है। एक सेकंड। बोला ए लिमिटेड सोल्ड मशीनरी हैव बीन WDV 40 लाख, ठीक है। एग्जाम में भी हम लोग यही करेंगे, लिख लेंगे WDV, ठीक है, कितना? 40 लाख। एक सेकंड, मेरा पेन क्यों बंद हो गया? मेरा पेन। WDV 40 लाख, ठीक है। और 50 लाख मतलब सेल वैल्यू 50 लाख। और हमें मालूम है इन दोनों के बीच में हमें प्रॉफिट क्या हुआ? 10 लाख। 40 लाख का सामान हमने 50 लाख में भेजा, 10 लाख का हुआ। उसके बाद आगे बोला द लीज बैक इज ऑपरेटिंग लीज मशीनरी वाज लीज बैक बाय बी लिमिटेड टू ए लिमिटेड, द लीज बैक इज ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। सेल प्राइस ऑफ 50 लाख इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? फेयर वैल्यू भी 10। तो हम क्या चेक करेंगे? जब तक ये बराबर है, कौन? सेल वैल्यू और फेयर वैल्यू बराबर है, तब तक पूरा का पूरा 10 लाख क्या हो जाएगा? इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल। प्रॉफिट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल। कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, कैसे करेंगे? तो हम लोग यहाँ पर एक और बॉक्स बनाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? सेल वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू। अगर सेल वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू 0 आए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पूरा का पूरा 10 लाख क्या होगा? 10 लाख इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल, ठीक है। अब हम लोग आएंगे दूसरे ट्रांजेक्शन में। बोला फेयर वैल्यू 60 लाख, ठीक है। मतलब WDV 40 है, ठीक है। सेल वैल्यू 50 है। इसका मतलब मेरा प्रॉफिट फिर कितना है? 10 लाख। और इस केस में फेस वैल्यू कितना है? 60 लाख। और अभी देखेंगे तो सेल वैल्यू फेस वैल्यू से कम है, ठीक है। अगर हम 50 माइनस 60 करें तो मेरा आंसर ऑब्वियस सा बात है नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव आया तो फिर कुछ नहीं करना, सेम लाइन ऊपर वाला 10 लाख इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल, ठीक है। अब चलते हैं आगे थर्ड केस में। थर्ड केस में आए फेयर वैल्यू 45 लाख एंड सेल प्राइस 38 लाख। मतलब WDV तो 40 है, ठीक है। सेल वैल्यू 38 हो गया और हमारा फेयर वैल्यू 45 हो गया। हम 38 माइनस 45 करेंगे तो फिर नेगेटिव आएगा। और इस केस में अब हमें 2 लाख का
लॉस है कि नहीं? लॉस ऑफ 2 lakhs। अब क्या करेंगे तो कुछ नहीं, 2 लाख इमिडिएटली रिकग्नाइज्ड इन पीएनएल। लॉस ऑफ 2 lakhs इमिडिएटली रिकग्नाइज्ड इन पीएनएल। क्या समझे? तो जीरो से लेके जब तक नेगेटिव में है तब तक तो यही चीज चलेगा, क्या? इमिडिएटली रिकग्नाइज्ड इन पीएनएल। तो डिफर्ड कब होगा? आइए देखते हैं डिफर्ड कब होगा। चौथा केस बोला फेयर वैल्यू 40 लाख, सेल प्राइस 50 लाख। फेयर वैल्यू 40 लाख, सेल प्राइस 50 लाख। अब इस केस में ये हो गया उल्टा। अब आप देखिएगा आपका गेन कितना है। सर गेन तो 10 लाख है, ऑब्वियसली बात है। 50 माइनस 10 लाख का गेन है, प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट डिफर होगा, क्यों? क्योंकि अब जो आएगा आपका 50 - 40 पॉजिटिव आएगा, मैंने +10 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आया? -10। यहाँ पे क्या आया? -7। यहाँ पे क्या आ गया? +10। जितना ये वैल्यू आएगा उतना ही इनकम डिफर करना होगा। ठीक है, इस केस में हमें 10 लाख का प्रॉफिट है और 10 लाख ही हमारा सेल वैल्यू माइनस फेस वैल्यू का बैलेंस आया, तो पॉजिटिव 10 लाख। इसका मतलब इस केस में हमको 10 लाख क्या करना होगा? प्रॉफिट ऑफ 10 लाख इज टू बी डिफर्ड एंड अमोर्टाइज ओवर द। मतलब धीरे धीरे रिकॉर्ड करिएगा इस इनकम को। इस इनकम को आप धीरे धीरे रिकॉर्ड करिएगा। जितना टर्म का लीज है वहां तक धीरे धीरे जाके, मतलब मान लीजिए 5 साल का लीज है तो 2-2 लाख हर साल पीएल में जाएगा। पीएल में जाएगा 2-2 लाख हर साल, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, ठीक है, फिफ्थ ईयर में। समझ गए? अब आते हैं हम लोग 5वें नंबर पे। यहाँ बोला गया फेयर वैल्यू 46 लाख, सेल प्राइस 50 लाख। ठीक है, 50 लाख, 46 लाख ज्यादा है। डिफरेंस कितना है? पॉजिटिव आया, +4 लाख। हम्म, लेकिन मेरा WDV 40 था, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना है? 10 लाख। अब हम क्या करेंगे? 4 लाख डिफर करेंगे। क्या समझे? 4 लाख डिफर करेंगे। 4 लाख क्या करेंगे? डिफर एंड अमोर्टाइज। जितना पॉजिटिव आएगा ये डिफरेंस उतना डिफर होगा। ठीक है, डिफर एंड अमोर्टाइज। 6 लाख क्या करेंगे? इमिडिएटली रिकॉग्नाइज। क्या समझे? कभी एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा अगर इस तरह से सॉल्व करते हैं तो। नहीं तो एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कितना डिफर करना और कितना ऐड करना है, कितना डिफर करना है, कितना इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट केस है, उसमें देखते हैं क्या हुआ। इन केसेस को समझ गए? काफी इजी है, कुछ नहीं करना है। ध्यान क्या रखना है, जहां से हमारा नेगेटिव खत्म होकर के पॉजिटिव आंसर आना चालू होगा, जितना पॉजिटिव आएगा उतना डिफर करेंगे। जितना पॉजिटिव आएगा उतना डिफर करना है। ठीक है, अगर कुछ बच गया तो वो चीज इमीडिएटली रिकॉग्नाइज होगा पीएल। वैसे इस केस में 10 लाख का गेन था, लेकिन 4 लाख डिफर करना पड़ा, तो बस 6 लाख का गेन इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हुआ। अब आते हैं हमारे लास्ट केस में, जो कि सबसे बढ़िया केस है। उसमें क्या हुआ? फेयर वैल्यू 35 लाख, सेल प्राइस 39 लाख। ठीक है, सेल प्राइस 39 लाख, फेयर वैल्यू 35 लाख। 39, 35। ठीक है, डिफरेंस है कितना का? पॉजिटिव डिफरेंस है 4 लाख का। हमें मालूम है कि अब 4 लाख तो डिफर करना है, लेकिन भाई क्या डिफर करें? 1 लाख का तो यहाँ पे लॉस है। जब तक हमारे पास 10 लाख था तब तो दिक्कत नहीं था, सफिशियंट था। अब क्या करें? 1 लाख का लॉस है और डिफर करना है 4 लाख। अब एक चीज बताओ, आ जाते हैं नए वाले सीट पे और समझते हैं इसको हम लोग। मेरा 1 लाख का एक्चुअल लॉस है। ठीक है, और मुझे 4 लाख का इनकम डिफर करना है।
तो कैसे किया जाए? 39 माइनस 35 क्या था? देख यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। WDV था 40 लाख, सेल वैल्यू था 39 लाख, फेयर वैल्यू था 35 लाख। इन दोनों का जो डिफरेंस आया 39 ज्यादा था, डिफरेंस आया 4 लाख। ये डिफर करना है। लेकिन जो हमारा लॉस है वो कितना है? 1 लाख का लॉस है। तो डिफर तो 4 लाख करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लिखिएगा 4 लाख इज टू बी डिफर एंड अमोर्टाइज। ठीक है, 4 लाख डिफर होगा और अमोर्टाइज होगा ओवर द लीज पीरियड। क्योंकि मेरा 1 लाख का लॉस है तो उस 1 लाख, अब ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना कि 4 लाख का इनकम रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा? पीएल में मान लीजिए कि लीज मेरा 4 साल का है तो हर साल 1 लाख, एक सॉरी, एक सेकेंड, हर साल 1 लाख का इनकम। हाँ, पीएल में हर साल 1 लाख का इनकम, पीएल में हर साल 1 लाख का इनकम अगर मेरा लीज पीरियड 4 साल है। लेकिन जब 1-1 लाख का हम इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे पर एक्चुअल मायने में मुझे 1 लाख का लॉस हुआ है, 1 लाख का लॉस हुआ है और मेरा पीएल इन लॉन्ग टर्म 4 लाख का गेन दिखाएगा मोटाइज होने के बाद। गलत है ना? हमें तो 1 लाख का इम्पैक्ट रखना है। जैसे जब हमारा 10 लाख का गेन आया था तो हमने 4 लाख को डिफर किया, 6 लाख को आज रिकग्नाइज कर लिया। अगर 4 लाख का मोटाइज भी करेंगे तो नेट गेन तो 10 ही लाख रहेगा। पीएल में इम्पैक्ट 10 लाख का ही प्रॉफिट दिखेगा किसी भी हाल में। और क्योंकि हमें यहाँ पर 1 लाख का लॉस पीएल में लॉन्ग टर्म में 1 लाख का लॉस ही रहना चाहिए, तो हम आज के लिए डिफर जो करेंगे वो -5 लाख करेंगे। अगर हम आज के पीएल में -5 लाख डिफर कर दें, तो जब 1-1 लाख का गेन होता जाएगा, तो नेट इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में मेरा पीएल फिर मोर और लेस 1 लाख के लॉस पे खड़ा हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह से। तो इसलिए हम लोग 5 लाख का लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड करेंगे। -5 लाख लॉस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड इन पीएल। कारण कैसा समझे? हमें तो यही चीज रिकॉर्ड करना था किसी भी हाल में। भले हमने डिफर किया पहले केसेस में, तो रिकॉर्ड तो 10 लाख का ही गेन कर रहे थे डिफर करके भी। फिर ऐसा आज जब 1 लाख का लॉस है, तो लॉन्ग टर्म में हमें 1 लाख का लॉस ही मेरा पीएल रिकॉर्ड करना चाहिए ना। ये नहीं कि 1 लाख का गेन रिकॉर्ड करेगा, ये तो अगले 4 लाख का गेन रिकॉर्ड करेगा। लेकिन मेरा नेट इम्पैक्ट तो -1 लाख ही पीएल में आना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया कि लॉन्ग टर्म में जाने के लिए आज -5 लाख का लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लिया। और इस कारण से जब भविष्य में डिफर इनकम मेरा आता जाएगा पीएल में धीरे-धीरे करके, तो लास्ट ईयर में जो मेरा फाइनल पीएल है, यानी कि जो इम्पैक्ट रहेगा मेरे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो -1 लाख का ही रहेगा। ठीक है? इस तरह से होता है। सर इसमें कैसे याद रखेंगे? तो सिंपली जो डिफर आया वो तो डिफर होगा, ये तो क्लियर है। इसमें कुछ गलती नहीं है। अब -1 से 4 आने के लिए या 4 से -1 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आप? सर -5 करना पड़ेगा, काम खत्म। ठीक है? मुझे 4 से -1 पे जाना है। क्या करेंगे? -5 करेंगे। तो -5 लाख का लॉस इमीडिएटली रिकग्नाइज्ड। अगर प्रॉफिट आया तो कुछ नहीं करना है सर, 10 लाख का प्रॉफिट है, 4 लाख को डिफर करना है तो 10 माइनस 4 6 लाख आज रिकॉर्ड करेंगे, 4 लाख पे डिफर होगा। तो डिफरमेंट निकालना सर इजी हो गया हमारे लिए। तो भी ये बैलेंस जब पॉजिटिव आएगा, जितना पॉजिटिव आएगा वो डिफर होगा और जो बच जाएगा उस बैलेंस को हम मानेंगे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज। ठीक है? अगर गलती से सर लॉस आया है तो उस केस में हम कुछ नहीं करेंगे सर, इस लॉस तक आने के लिए सर कितना लगेगा। समझ गए? इस तरह से आप सॉल्व करिएगा। ये इजी तरीका हो जाता है सॉल्व करने का, याद भी रहता है लॉन्ग टर्म में। ऐसे क्या थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कब ये 40 फिर 35 फिर 36 कर दिया। कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपको चार्ट बनाना है और सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही। कि आपको जो भी कहीं भी प्रॉब्लम हो इस तरह के कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक में एडवांस अकाउंटिंग के, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर एक इजी वे लेकर के आएंगे आप। चलिए।